हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण में हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, जो दो प्रकार के गोलीय दर्पण हैं। इनमें किस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण होता है, यानी प्रतिबिंब बनने की क्या शर्तें हैं, क्या नियम है प्रतिबिंब बनने के, और वस्तु कहाँ पर हो, मतलब वस्तु की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और पता है, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं और क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, आंसर एकदम क्लियर है कि यही होगा, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज हम इसको बिल्कुल ही क्लियर कर देंगे, इसके बाद फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण होता क्या है, अगर हम बात करें इसकी, तो देखो गोलीय दर्पण क्या है कि अगर हम एक शीशे के गोले को, ठीक है, पारदर्शी शीशे का गोला है, उसे हमने बीच से कट कर दिया। ठीक है, एक हमारे पास पारदर्शी शीशे का गोला है जिसे हमने क्या किया, बीच से कट कर दिया। अब जैसे ही हमने इसे बीच से कट किया ना, तो क्या होगा कि अब हमारे पास दो अर्धगोले मिल गए। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, दो अर्धगोले मिल गए। तो जो दो अर्धगोले मिले, अगर हम इस पर कलई कर दें, इसकी सतह पर, एक सतह पर कलई कर दें, तो दूसरे वाली जो सतह होगी, दूसरी वाली सतह वो क्या करेगी, प्रकाश को परावर्तित कर देगी। अगर हम कलई ना करें तो क्या होगा, प्रकाश दूसरे तरफ चला जाएगा, और दूसरी तरफ जाने को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो अगर परावर्तन होगा प्रकाश का, तभी हमें दिखाई देगी। ठीक है, प्रतिबिंब का निर्माण कब होगा, जब प्रकाश का परावर्तन होगा। तो प्रकाश का परावर्तन होने के लिए हमें इस गोले को एक तरफ से, जो अर्धगोला है उसको एक तरफ से हमें कलई करनी होगी। तो ऑप्शन दो हैं, या तो हम बाहर की तरफ कलई करें या फिर हम भीतर की तरफ करें। तो जब हम बाहर की तरफ कलई करते हैं, हम कलई करने के लिए मान लीजिए चांदी की कलई कर दें, कलई का मतलब कलर करना। तो अगर हमने बाहर की तरफ कलई किया, तो अब जो हमें अर्धगोला मिला, यानी हम कहें जो दर्पण अब बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ, एक मिरर बन चुका है। तो अब ये जो मिरर होगा क्या होगा, अवतल होगा। बाहर की तरफ कलई किया तो क्या होगा, अवतल होगा। अगर भीतर की तरफ रंग कर दिया, तो अब हमें दिखाई कहाँ से देगा, यहाँ से। जो पारदर्शक होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, यानी अब वस्तु यहाँ होगी और यहाँ से हमें वस्तु, जो प्रकाश का परावर्तन होगा, यहाँ से होगा और वस्तु हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो यह जो आकार है, यह आकार, यह हमारी आँखों के आकार के जैसा है। बिल्कुल ऐसा ही है ना, यानी हमारी आँखों का जो लेंस होता है, जैसे उत्तल लेंस है, तो ठीक ऐसे ही अगर यहाँ पर कलई हो गई है तो ये दर्पण हो गया। तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो अब यहाँ पर कैसे प्रकाश की किरणें गिरती हैं और किस प्रकार से प्रकाश बनता है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके पहले हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि क्या इसके टर्म्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको जाने बिना आप बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए उनको समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर गोला किया, ठीक है, यहाँ इस गोले को हमने किया, तो यहाँ पर क्या है, ए सेंटर है ना। ठीक है, ए सेंटर है। तो इसी तरह जब हमने आधा किया गोले को, तो ए वाला इसका सेंटर हो गया। तो ये जो सेंटर है, इस सेंटर को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, दोनों ही गोले का, अब यहाँ अर्धगोले का वक्रता केंद्र यहाँ है और दूसरे का उत्तल दर्पण है, तो यहाँ वक्रता केंद्र यही होगा। ठीक है, इसके बाद आती है ये जो दूरी है। ठीक है, ये जो दूरी है, जो इसका किनारा है, गोलीय दर्पण का जो किनारा है और जो वक्रता केंद्र है, इसके बीच की जो दूरी होती है, इसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखो, ये वक्रता त्रिज्या यहाँ भी हो सकती है, यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, कोई भी दूरी। अगर किनारे का जो सिरा है, यानी जो परिधि है बाहर की, और जो वक्रता केंद्र है, इसके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, अब तीसरी बात होती है कि अगर हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, मतलब सूर्य का या कोई भी प्रकाश जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पड़ रहा है। ठीक है, तो यह जो दूरी हुई पूरी, ये पूरी दूरी, यह कहलाती है दर्पण का द्वारक। क्या कहेंगे, द्वारक। प्रकाश यहाँ से, द्वार का मतलब क्या है, जहाँ से प्रवेश मिले। तो प्रकाश कहाँ से प्रवेश कर रहा है, यहाँ से। तो जहाँ से प्रकाश प्रवेश कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, अब इस दर्पण के द्वारक का जो मुख्य मध्य बिंदु होता है, ठीक है, दर्पण के द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है, वह मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव। ठीक है, तो यह हो गया वक्रता केंद्र सी। ठीक है, यह यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, तो ये क्या हो गया, दर्पण का द्वारक। ठीक है, मतलब कि परावर्तन इतनी ही दूरी के बीच से हो सकता है। तीसरा, यह हो गया
क्या हो गया, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है या यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, ये कोई भी हो, हम जानते हैं ना कि रेडियस हर जगह पे बराबर ही होगा, तो यह क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ की जो है, इस ये हो गया पोल। ठीक है, इसका मध्य बिंदु, जो द्वारक है, दर्पण का जो द्वारक है, इसका जो मध्य बिंदु होता है वह क्या होता है, पोल होता है। ठीक है, तो ये पोल हो गया। इसके बाद देखो, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, इस दूरी को, ठीक है, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब पोल से लेकर और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, इस दूरी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, पीसी जो है वो क्या है, मुख्य अक्ष है। अब इस मुख्य अक्ष के बीच में किसी बिंदु से अगर इसके मुख्य अक्ष के समानांतर कोई रेखा आती है, समानांतर रेखा का मतलब प्रकाश किरण, यहाँ इसके समानांतर कोई भी अगर प्रकाश किरण आती है तो वह परावर्तित होगी, तो इसी अक्ष को एक जगह पर कट करेगी। ठीक है, अगर कोई भी प्रकाश किरण आ रही है और यहाँ से टकरा रही है, इस जो कि पीसी के समानांतर है, समझ में आ रहा है, तो यह क्या करेगी, इस पीसी को, यानी जो यह अक्ष है, मुख्य अक्ष जो है, इस मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काटेगी। ठीक है, तो जिस बिंदु पर यह काट रही है, इसी बिंदु को कहते हैं, क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। ठीक है, इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। ठीक है, अब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वह कहलाती है फोकस दूरी। मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस और ध्रुव, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। आ गया समझ में इतना आपको? आगे बढ़े। अब आपको यहाँ समझ में आ गया वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य फोकस, यहाँ से यहाँ की फोकस दूरी, यहाँ से और यहाँ की हो गई मुख्य अक्ष। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि दर्पण में प्रतिबिंब बनने के क्या नियम हैं। तो पहला नियम जो यहाँ पर आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, जो मैं आपको बता रही हूँ, कम से कम 2 किरणों का होना जरूरी है। ठीक है, एक किरण से प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो कम से कम 2 किरणों का होना जरूरी है प्रतिबिंब के बनने के लिए, पहला नियम। ठीक है, ये हम बता रहे हैं। इसके बाद 4 नियम जो आपको यहाँ पर बताएंगे जाएंगे, यह कॉमन चीज़ थी, एकदम कॉमन सी। तो अब देखो, अगर हम सबसे पहले रूल की बात करें तो सबसे पहला रूल ये होगा, हम बात करेंगे हम दोनों की ही। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बाहर की तरफ कली हुई है तो क्या हो गया, अवतल दर्पण। यहाँ भीतर की तरफ हुई है तो क्या हुआ, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या हो रहा है कि यह एक आया, यह है इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष है, तो यहाँ पे सी, यहाँ पर पी, और यहाँ पर अगर हम कहें कि यहाँ से कोई किरण आ रही है, ठीक है, जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो हमने कहा था कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी किरण आएगी तो वह मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर काटेगी। ठीक है, उसे क्या हम कहते हैं, मुख्य फोकस। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। यही पहला नियम है कि अगर कोई भी किरण आ रही है तो वह कहाँ, अगर समानांतर है तो वह क्या करेगी, मुख्य अक्ष को मुख्य फोकस पर काटेगी। ठीक है, परावर्तित जब होगी तो कहाँ से परावर्तित होगी, मुख्य फोकस से परावर्तित होगी। ठीक है, अब यही बात उत्तल दर्पण में देख लीजिए। उत्तल दर्पण में हमने इस तरफ से कलई किया हुआ है, यानी जो परावर्तन होगा वो यहाँ से होगा। तो हमने ये जाना है कि यह क्या कर रही है कि मुख्य फोकस पर ही काटेगी। कहाँ पे, मुख्य फोकस पर काटेगी। तो यह जो समानांतर रेखा है, अब इसमें क्या होगा, सेंटर तो यही होगा। ठीक है, वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा, ध्रुव यह हो गया। अब जो समानांतर रेखा आएगी वो इधर से तो नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कलई हुई है। तो जो आएगी, जो दर्पण है, वो दर्पण तो यहाँ से दिखेगा ना कुछ भी, तो यहाँ पर किरण कहाँ से आएगी, इधर से किरण आएगी। ठीक है, अब जो ये किरण आएगी तो क्या हो गया, हमने नियम क्या जाना है कि यह यहाँ से जो भी आती है वह जब परावर्तित होती है तो मुख्य फोकस पे जाती है। तो अगर यहाँ से परावर्तित होगी तो मुख्य फोकस पे जाएगी। तो हम यह मानते हैं कि अगर यह किरण आगे बढ़े, ठीक है, हम यह मानते हैं कि अगर यह किरण आगे बढ़ेगी तो यह से परावर्तित होगी और मुख्य फोकस पे काटेगी।
ठीक है, कहाँ पे काट रही है? मुख्य फोकस पे। तो अगर अब हम पीछे तो कुछ नहीं देख सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ। जब इसको हम सीधा आगे बढ़ाते हैं तो यह ऐसे क्या कर रही है, फैल के जा रही है। ठीक है, जब परावर्तित हो रही है तो क्या हो रही है, फैल जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जितनी भी किरणें जाएंगी वे सभी क्या होंगी, ऐसे एफ पे जाएंगी, और यह पीछे की अगर करें तो ये क्या हो रही है, फैल रही हैं। तो समझ में क्या आया? दोनों इमेज को देखिए और समझिए कि अगर इसके मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात वह यह बिंदु पे काटेगी। तो अवतल दर्पण में क्या होगा, जो भी रेखाएं होंगी, जितनी भी किरणें होंगी, वे एक जगह पे काटेंगी। ठीक है, एक जगह पे काट रही हैं। तो यहाँ पर इमेज कहाँ पे बनेगा, एफ बिंदु पे बनेगा। समझ में आया? इमेज कहाँ पे बनेगा, एफ बिंदु पर बनेगा। और यहाँ पर जो इमेज बनना चाहिए, अगर एक से अधिक हैं किरणें तभी इमेज बनेगा ना, तो यहाँ पर अगर इमेज बन रहा है तो ये क्या होगा, एकदम माइन्यूट होगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा होगा, और दर्पण के आगे बन रहा है। ठीक है, ये दर्पण है, दर्पण के आगे बन रहा है। तो दर्पण के आगे जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा होगा, छोटा और वास्तविक। दर्पण के आगे छोटा जरूरी नहीं है, लेकिन ये है कि वो वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही उल्टा होता है। तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और यहाँ पर दोनों काट रहे हैं एक जगह पे, तो ये कैसा बन गया, बहुत ही छोटा। कैसा, बहुत ही छोटा। ठीक है, अब देखो उत्तल दर्पण पे अगर प्रतिबिंब अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो यहाँ पर पीछे चली जा रही है, एफ कहाँ है, पीछे है। तो अगर उत्तल दर्पण पे आएगा तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, क्योंकि कहाँ हम मान रहे हैं इसको कि ये पीछे जाएगा। तो जितनी भी किरणें जाएंगी ना, जितनी भी किरणें, अगर दो एक से ज़्यादा है तो ये कहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे। और ऐसे में कहा क्या होगा इसका, कि यह किरणें कैसी बनेंगी, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आभासी। और ये किरणें क्या हो रही हैं, फैल रही हैं। आप देख रहे हो बाहर की तरफ अगर कहें तो ये किरणें फैल रही हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की जितनी भी किरणें हैं वो दर्पण के मुख्य फोकस एफ से क्या हो रही हैं, फैल जाती हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो रही है, फैल रही हैं। तो ये पहला नियम है कि आपतित किरण यदि मुख्य अक्ष के समानांतर हो, ये समानांतर है, आपतित किरण यदि मुख्य अक्ष के समानांतर होगी तो क्या होगा, परावर्तन के पश्चात जो परावर्तित किरण होगी वह मुख्य फोकस से होके गुजरेगी। ठीक है, परावर्तन कहाँ से होगा, मुख्य फोकस से होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम भी यही है, समझिए कि अभी क्या था, इसका अपोजिट, जो पहला नियम है ना उसका बिल्कुल अपोजिट है दूसरा नियम। अब तक क्या था कि समानांतर किरण हो, अब अगर ये कह रहा है कि अगर कोई किरण मुख्य जो फोकस है, मुख्य फोकस, अगर कोई किरण मुख्य फोकस को काट रही है, ठीक है, अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित हो रही है या उसको काट रही है, ठीक है, तो यहाँ से जब इसका अपवर्तन होगा तो अपवर्तन कैसा होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर होगा। आ गया समझ में? जब भी कोई प्रकाश किरण का आपतन मुख्य फोकस से होगा तो उसका परावर्तन मुख्य अक्ष के समानांतर होगा। ठीक है, आगे समझ में? यही अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो यहाँ है इसका C, यहाँ है F। तो हमने कहा कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को काट रही है तो मुख्य अक्ष को अगर वो आपतित हो रही है तो कहाँ उसको जाना पड़ेगा, दर्पण के पीछे, क्योंकि F कहाँ है, दर्पण के पीछे। तो इसको आना पड़ेगा दर्पण के पीछे, और जब दर्पण के पीछे जाएगी तो फिर अगर हम ले जाएं तो ये समानांतर होके बाहर निकल जाती है। कैसे बाहर निकलेगी, समानांतर होके बाहर निकलेगी। आ गया समझ में? ठीक है, तो यह कैसा लगेगा, यहाँ पर अब देखिए ये कैसी हो जाती हैं, अगला देखिए। तो यहाँ पर देखिए आपतित किरण क्या है, मुख्य फोकस से अगर गुजर रही है, ठीक है, आपतित किरण क्या है, मुख्य फोकस से अगर गुजर रही है तो क्या होगा, परावर्तन मुख्य अक्ष के समानांतर होगा। क्या होगा, परावर्तन मुख्य अक्ष के समानांतर होगा। अगला देखिए, अगला नियम क्या है, ये दोनों पहला और दूसरा नियम एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट हैं। अब हमारे पास जो वर्ड्स थे ना, जो टर्म्स थे वे क्या थे, पहला टर्म हमारा क्या था, वक्रता केंद्र, दूसरा पोल, तीसरा वक्रता
सॉरी फोकस, मुख्य फोकस था, ठीक है। तो यहीं से होके गुजरेंगी ना, जो किरणें हैं वे कहाँ से गुजरेंगी, यहीं से होके गुजरेंगी, या तो वक्रता केंद्र से, या वक्रता केंद्र के आसपास से, या जो मुख्य फोकस है उसके आसपास से, या मुख्य फोकस से, ठीक है। यहीं से गुजरने के चांसेस हैं। तो अगर मुख्य फोकस से अभी गुजरी, या मुख्य फोकस से जब परावर्तित हुई, इसकी बात हमने कर ली। अब हम देखेंगे अगर यह वक्रता केंद्र से होकर गुजरे तो क्या होगा। तो देखिए, जब वक्रता केंद्र से होकर कोई किरण आपतित होती है, ठीक है, जब वक्रता केंद्र से होकर कोई किरण आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है, ठीक है। मतलब अगर वक्रता केंद्र से आपतित हो रही तो परावर्तित कहाँ से होगी, वक्रता केंद्र से ही परावर्तित होगी। समझ में आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका रूल यही है। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो भी यही हो रहा है कि कोई किरण अगर आ रही है वक्रता केंद्र पर, यह वक्रता केंद्र पर गिर रही है, मतलब आपतित हो रही है, तो परावर्तित भी यहीं से होगी, ठीक है। यह हुआ तीसरा नियम इसका परावर्तन का, इसके प्रकाश के अपवर्तन और अपवर्तनी प्रकाश के आपतन का, मतलब प्रतिबिंब बनने का जो नियम है उसका, यह तीसरा नियम है। यानी कि आपतित किरण वक्रता केंद्र से अगर गुजरे तो परावर्तन कहाँ से होगा, वक्रता केंद्र से होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला नियम क्या है, देखिए, तो जो अगला नियम है वह क्या है कि अब हमने सी पढ़ लिया, एफ पढ़ लिया, अब बारी किसकी है, पी की। तो ये है सी। अगर कोई आ रही है किरण, ठीक है, अगर कोई किरण आ रही है और वह कहाँ पे पहुँच रही है, पी पर, यानी कहाँ पर, पोल, ध्रुव पर। अगर कोई किरण आपतित हो रही है ध्रुव पर, ठीक है, तो जब वह परावर्तित होगी ना, तो परावर्तित होते समय वह क्या हो जाएगी, यहाँ से एंगल बनाएगी, ठीक है। तो जिस एंगल से वह आपतित हो रही है उतने ही एंगल से वह परावर्तित होगी। अगर यह ए है, एंगल ए है, तो जो दूसरा परावर्तन का एंगल होगा वो भी ए ही होगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगे। समझ में आ गया आपको। आपतित किरण अगर ध्रुव पर गिर रही है, ठीक है, आपतन कहाँ पर हो रहा है, ध्रुव पे हो रहा है, तो परावर्तन ध्रुव से होकर गुजरेगा, ठीक है, वहीं से परावर्तन होगा। और जो परावर्तन होगा तो यह अब हो गया अभिलंब, ठीक है। अब हम इसे क्या कहेंगे, अभिलंब। तो जो अभिलंब यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण, ठीक है, और अभिलंब और परावर्तित किरण, ठीक है, इसके बीच का बना जो कोण होगा वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। बस इतना ही है। उत्तल दर्पण में इसको देख लेते हैं। यह सी, यह पी। अभी यहाँ पे कोई किरण जा नहीं रही तो हम इसको एफ नहीं दिखाएंगे अभी। यहाँ पर देखिए कोई किरण आपतित हुई, कहाँ गई, पी पर, और फिर यहाँ से ये परावर्तित हो गई, ठीक है। तो इसका ये समझ में आ गया आपको क्या है। अगर आपतित किरण ध्रुव पर गिरे तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के से बने जो कोण होंगे, परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होंगे। आगे समझ में इतना आपको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अब हम देखेंगे इसके आगे कि किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। जो वस्तु है, वस्तु की स्थिति के आधार पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, अब हम इसको देखेंगे और समझेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन बने हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसकी। तो देखिए, अब हमारे पास जो स्थिति होती है वस्तु की, वह वस्तु की 6 स्थितियाँ हो सकती हैं, ठीक है। कितनी स्थितियाँ हो सकती हैं, 6 स्थितियाँ। पहली स्थिति ये हो सकती है कि वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। अनंत का मतलब बहुत दूर हो, और वस्तु जब बहुत दूर होगी तो कहाँ हो सकती है, हमारे चाँद और तारे या उपग्रह, ये अनंत दूरी पर हैं, ठीक है। तो हम सूर्य को मान लेते हैं कि यह अनंत दूरी पर है। तो पहला ऑप्शन हो गया, पहली वस्तु की स्थिति क्या हो गई, वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सूर्य, ठीक है। इसके बाद दूसरा, अगर वस्तु वक्रता केंद्र से पीछे हो,
ठीक है, यानी इसे हम कह सकते हैं वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। ठीक है, तो स्थिति देखते चले जाइए आप, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। वस्तु सी से पीछे हो। ठीक है, तीसरी स्थिति ये होती है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तीसरी स्थिति क्या है? वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथी स्थिति होती है वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो। ठीक है, अब देखो क्या है कि वस्तु पहले बहुत दूर थी, अब बहुत दूर से हम वस्तु को कहाँ लेकर आ रहे हैं? पोल के पास, यानी ध्रुव के पास लेके आ रहे हैं। ठीक है, हम करीब आ रहे हैं। तो सबसे पहले वस्तु अनंत पर थी, उस अनंत से पास आई तो कहाँ पे आई? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आई। उसके बाद वक्रता केंद्र पर आई, वक्रता केंद्र के बाद वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में आई। अब कहाँ पर जाएगी वस्तु? मुख्य फोकस पर जाएगी। और मुख्य फोकस के बाद वस्तु कहाँ पर जाएगी? मुख्य फोकस के बाद वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में जाएगी। ध्रुव पर कभी भी वस्तु नहीं जाएगी। ठीक है, ध्रुव पर वस्तु नहीं जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये 6 स्थितियाँ हुई जहाँ पर वस्तु हो सकती है और जिसके आधार पर वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है। तो सबसे पहली स्थिति हम देखते हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अवतल दर्पण ही ऐसा दर्पण है जहाँ पर जो प्रकाश है वह किधर से आ रहा है? वक्रता केंद्र से होकर आता है। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या हो रहा है कि वक्रता केंद्र है, मुख्य फोकस है और ये ध्रुव है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रकाश है इधर कली हुई है, तो प्रकाश किधर से आ रहा है? वक्रता केंद्र से होकर आ रहा है। जबकि अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, उत्तल लेंस में क्या हो रहा है? इसके अपोजिट से आ रहा है ना, वक्रता केंद्र के अपोजिट, यहाँ बिल्कुल इधर से प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई स्थितियाँ ज़्यादा नहीं बनेंगी। यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्थितियाँ हैं, या तो वस्तु अनंत पर हो या फिर वस्तु पास में हो। बस 2 ही स्थितियाँ हो सकती है ना, या तो वस्तु बहुत दूर हो या फिर वस्तु पास में हो, कोई और स्थिति नहीं है। लेकिन अवतल दर्पण में 6 स्थितियाँ बन सकती हैं, तो इसीलिए हम अवतल दर्पण को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई होप आपको बहुत ही बेहतर इसको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको। सबसे पहले अगर हम सबसे पहले बात करें पहली स्थिति की, जब वस्तु अनंत पर है। अनंत पर कौन हो सकता है? सूर्य है या फिर तारे हैं। तो अगर हम बात करें सूर्य की, तो देखिए अनंत पर है, तो यहाँ से अब हमने ये कहा था कि प्रकाश की किरण आने का 4 ऑप्शन होता है। एक तो प्रकाश की किरण समानांतर हो, दूसरी प्रकाश की किरण का आपतन कहाँ से हो रहा हो? एफ से, यानी मुख्य जो फोकस है वहाँ से हो रहा है। तीसरी स्थिति ये थी कि जो प्रकाश की किरण है वह कहाँ से गिर रही हो? जो मुख्य वक्रता केंद्र है, जो वक्रता केंद्र है वहाँ से हो। और चौथी स्थिति है कि प्रकाश की जो किरण है वो कहाँ पर आ रही है? पोल पर आ रही है। ठीक है, 4 ऑप्शन थे प्रकाश की किरण के गिरने के। तो जब प्रकाश की किरण गिर रही है, और मतलब अगर प्रतिबिंब को बनना है तो 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। एक तो प्रकाश की किरण कहाँ पर गिर रही है, और दूसरी कि प्रकाश वस्तु कहाँ पर है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण का गिरना और वस्तु की स्थिति तय करते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समानांतर गिरेगा। अगर वस्तु बहुत दूर है तो प्रकाश की किरणें कैसे जा सकती हैं? समानांतर जा सकती है ना। तो अगर प्रकाश की किरण समानांतर जा रही है तो कैसे जाएगी? यह देखिए आप, अगर जा रही है तो यहाँ पर आप समझिए इसको। सबसे पहले यहाँ पर हमने प्रकाश की किरण का आपतन किया। ठीक है, प्रकाश की किरण आई, यहाँ से समानांतर आ रही है। अब जरूरी नहीं है कि ये समानांतर ही आए, यह भी जरूरी नहीं है। यह भी हो सकता है कि जो प्रकाश की किरण गिर रही है वह पोल पे जाके गिरे। ठीक है, दूर है तो बहुत सारे ऑप्शन है ना, प्रकाश की किरण तो हर दिशा में निकलती हैं। तो यहाँ से होके यह पोल पे भी गिर सकती थी। ठीक है, यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर भी जा सकती थी, और यहाँ पे समानांतर भी जा सकती है, और जो मुख्य फोकस है वहाँ से होकर भी जा सकती है। तो 4 ऑप्शन है इसके पास। तो हम यहाँ जो किरण लेके आए हैं वे किरण कौन सी हैं?
यह किरण है समानांतर, ठीक है। तो किरण कैसे जा रही है? समानांतर जा रही है। अब जब किरण समानांतर जाएगी तो यहाँ से बदलेगी कहाँ से? मुख्य फोकस से। कहाँ से बदलेगी? मुख्य फोकस से यह परावर्तित होगी। तो दोनों किरणें जो परावर्तन यहाँ पर हो रहा है, ध्यान से देखिए, यह जो यहाँ से किरण आई, ठीक है, आपतित हुई, यहाँ से परावर्तित हुई और दोनों किरणें कहाँ पर मिली? F पे मिली, ठीक है। तो यह है इसका पीछे वाला भाग, दर्पण के पीछे का भाग, यह है दर्पण के आगे का भाग। तो जब भी दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनता है तो वह कैसा होता है? वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक। तो यहाँ का प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर बन रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। और यहाँ पर जो दोनों रेखाएं हैं वे क्या हैं? मुख्य अक्ष पर ही स्थित हैं, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे कि अगर प्रकाश की किरण यहाँ गिरी, ठीक है, सी पर गिरी या फिर पी पे गिरी, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि यह प्रतिबिंब थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है। यह जो किरणें हैं ना, ये थोड़ी सी नीचे आ जाएंगी, लेकिन तब भी क्या होगा? यह जो बनेगा ना, जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। आ गया समझ में? तो यहाँ पर अगर बन रहा है तो नगण्य बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे हो सकता था कि ये बन जाए, ऊपर तो किसी कीमत पर नहीं बनेगा, हमेशा ही नीचे बनेगा, ठीक है। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। और प्रतिबिंब उल्टा होने के लिए यह प्रतिबिंब नीचे बनना होगा। ये मुख्य अक्ष से अगर नीचे प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब उल्टा होगा। तो नीचे तभी बनेगा जब ये वास्तविक है। अब वास्तविक हमेशा कैसा होता है? आगे होता है। इतना समझ में आ गया आपको? तो यहाँ की 3 स्थितियाँ हैं। वस्तु की स्थिति कहाँ पर है? यह है अनंत पर। तो जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, ठीक है, तो अनंत पर हो स्थिति, वस्तु की स्थिति अनंत है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो बढ़ते हैं अब हम दूसरी स्थिति की तरफ। और दूसरी स्थिति थी कि वस्तु सी से पीछे हो, ठीक है। वस्तु कहाँ है? सी से पीछे है। तो अब हमारे लिए वस्तु मान लो ए है, ठीक है, ए है वस्तु। मान लो कोई मोमबत्ती वगैरह हमने कुछ लिया है यहाँ पर, यह है वस्तु, ठीक है। तो अब इस वस्तु की अगर प्रतिबिंब हम बनाना है तो हमें 2 किरणें दिखानी पड़ी। 2 किरणें यहाँ से होके जा रही हैं, ठीक है। तो 2 किरणें जाएंगी तो एक हमने लिया, चलो एक हमने लिया कि ये समानांतर चली जा रही है, ठीक है। हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि सही बन जाए। यह हमने लिया कि ये बिल्कुल ही समानांतर चली जा रही है। अब देखो, जब बिल्कुल ही समानांतर जाएगी ना तो क्या होगा? यहाँ पर बिल्कुल समानांतर गई है और ये जब समानांतर जाती है तो ये क्या होती है? मुख्य अक्ष, मुख्य जो फोकस है वहाँ से परावर्तित होती है, ठीक है। कहाँ से परावर्तित हुई? मुख्य फोकस से। दूसरी एक ये हो स्थिति, दूसरी किरण जो जाएगी इसे हम कहते हैं कि ये सी से होकर गुजर गई। जो दूसरी किरण थी वह कहाँ से होकर गुजर गई? सी से होकर गुजर गई, ठीक है। तो जब सी से होकर इसको गुजरना है तो हम इसको ऐसे करेंगे, 1 मिनट, ये सी से होके गुजर गई, ठीक है। तो इसका आपतन कहाँ से हुआ? सी से हुआ। तो इसका परावर्तन कहाँ से होगा? सी से ही होगा, ठीक है। तो यह अब किरण कहाँ पर मिली है? यहाँ पर, ठीक है। एक किरण कहाँ पर मिली है? यहाँ मिली है। तो अब जब किरण यहाँ मिली है तो इसका मतलब है जो बनेगी वस्तु, जो आगे प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? इस दूरी पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा मुख्य अक्ष से लेकर, मुख्य ऐसी है या फिर, तो मुख्य अक्ष से लेकर और यहाँ ये दोनों बिंदु जहाँ मिलते हैं वहाँ तक की जो दूरी होती है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है, ठीक है। तो अब प्रतिबिंब कैसा बना? आप देख रहे हो कि ये क्या है? इससे छोटा है। अब सबसे बड़ी बात कि यह कौन सा भाग है? दर्पण के आगे का भाग है। कैसा है? दर्पण के आगे का भाग है। तो जो दर्पण के आगे का भाग होगा वो वहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। कैसा बनता है? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? उल्टा। कैसा होता है? उल्टा, ठीक है। और यह कैसा होगा? जो वस्तु है उससे छोटा, वस्तु से छोटा। अब यहाँ पर हम बहुत छोटा नहीं कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वस्तु से बहुत छोटा नहीं है लेकिन उससे छोटा है, ठीक है। तो यह दूसरी स्थिति आपको पता चल गई।
अवतल दर्पण की, कि अगर वस्तु ऐसी है कि सी से पीछे है, ठीक है, वस्तु की स्थिति अगर हम बात करें स्थिति की तो सी से पीछे है, तो वस्तु अगर सी से पीछे है तो कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। ठीक है, अब तीसरी स्थिति पे आते हैं। तीसरी स्थिति क्या होगी कि जब वस्तु सी पर हो, ठीक है, तो वस्तु हम लेके आते हैं सी पर, तो अब यहाँ पर हमारी वो मोमबत्ती चली आई और अब यहाँ पर है, तो तीसरी स्थिति ये है कि हमने क्या किया, लीजिए यहाँ पर हमने इसको बनाया, एक गया एक समानांतर, ठीक है, एक हम कह रहे हैं कि ये समानांतर जा रही है, दूसरा हम ये कह रहे हैं कि यह क्या हो कि अब यहाँ पर सी से होकर तो गुजर नहीं सकती कोई भी रेखा, मतलब कोई भी किरण अब सी से होकर तो नहीं गुजर सकती ना, अब वो एफ से ही होकर गुजर सकती है, तो यहाँ से हमने कहा कि ये कैसी जा रही है, एफ से होके गुजर रही है। ठीक है, तो पहली किरण का आपतन समानांतर हुआ, दूसरी किरण का आपतन कैसे हुआ, एफ से होकर हुआ, तो पहली वाली किरण कहाँ से होके परावर्तित होगी, एफ से, ठीक है, पहली किरण एफ से होकर परावर्तित हो गई, तो और दूसरी किरण का परावर्तन कहाँ से होगा, समानांतर होगा। आ रहा है समझ में ना आपको, दूसरी किरण का परावर्तन समानांतर हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर वस्तु कहाँ पे आके बनी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिलना कहाँ हुआ, यहाँ पर, ठीक है, आपतित किरणें नहीं, परावर्तित किरणें जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर बन सकती है जो प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पर आके परावर्तन हुआ। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ एक समानांतर और एक एफ से गुजरा था, ठीक है, तो जो परावर्तन होगा वो भी एक समानांतर और एक एफ से होगा, तो इसकी और इसकी दूरी कैसी हो गई, बराबर हो गई ना, और दिख भी रही है क्या, ये दूरी बराबर दिख रही है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा बनेगा प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, इसकी और इसकी दूरी अब बराबर है। तो अब क्या थी स्थिति, अब देखिए हम इसको नोट करते हैं, जो वस्तु की स्थिति है वह स्थिति कैसी थी, सी पर, वस्तु कहाँ पे है, सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर है, तो आकृति कैसी बनेगी, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा होगा, और साथ में और कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर होगा। आगे समझ में यहाँ तक, आगे बढ़े, अगला देखते हैं। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि वस्तु सी और एफ के बीच में हो, ठीक है, वस्तु कहाँ पर हो, सी और एफ के बीच में हो, ये हमारा चौथा है। तो जब वस्तु यहाँ पर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर हम लेते हैं, ये है वस्तु, ठीक है, ये हमारी मोमबत्ती अब यहाँ पर आ गई है, दर्पण हमने छोटा सा बनाया है। ठीक, तो अगर वस्तु यहाँ है तो क्या होगा, यहाँ से ये एक चली गई हमारी, अब देखो एक हमने कहा कि ये समानांतर जा सकती है, ठीक है, एक क्या हो गई, समानांतर जा सकती है, तो पहला आपतन जो हुआ समानांतर हुआ, दूसरा आपतन अभी भी हमारे पास चांस है कि दूसरा आपतन हम यहाँ करा सकते हैं एफ से होकर, ठीक है, दूसरा आपतन कहाँ से हो सकता है, एफ से होकर जा सकता है, तो चलो भैया यहाँ से आपतन हो गया, एफ से होकर गया, जो समानांतर गई थी वह कैसे जाएगी, यहाँ से देखो, ये जो समानांतर किरण गई है ये ऐसे गई, ठीक है, इसका एक परावर्तन हुआ, ठीक है, जो एफ था, जो एफ से आके गिरी है, अब ये कैसी जाएगी, यह ऐसे जाएगी, ठीक है, तो यह बनी कहाँ पर, यहाँ पीछे। अच्छा देखो, अब आप कहोगे कि यहाँ पर भी वही समानांतर और एफ से होकर गुजर रही थी तो बराबर क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब एफ और वस्तु के बीच की दूरी बहुत कम हो गई है, वस्तु और एफ के बीच की दूरी कैसी हो गई है, बहुत ही कम हो गई है, तो जब दूरी कम है तो यह जो किरण होगी इसका आपतन काफ़ी नीचे होगा ना, तो यहाँ पर इसका परावर्तन हुआ, यहाँ इसका आपतन हुआ और ये परावर्तन हुआ, तो अब वस्तु कहाँ पर बन रही है, वस्तु यहाँ पर बन रही है, ठीक है, सी से पीछे, ठीक है, कहाँ पर बन रही है, सी से पीछे, और अब साइज देख लो, इस साइज से ये साइज काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है, ये साइज जो है प्रतिबिंब का जो आकार है वो क्या है, अब काफ़ी बड़ा है। तो अगर हम बात करें वस्तु की स्थिति की,
कि वस्तु की स्थिति कैसी है। तो हम नोट करते हैं स्थिति, किसकी स्थिति, वस्तु की। तो वस्तु की स्थिति कैसी है, C एंड F के बीच है, ठीक है। और C और F के बीच में होगी तो प्रतिबिंब अब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब अब भी कहाँ बन रहा है, मिरर के आगे, मतलब दर्पण के सामने बन रहा है। तो कैसा होगा, वास्तविक, और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। और अगर यहाँ पर बात करें इसके साइज की, तो साइज कैसा हो गया, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और स्थिति कहाँ हो गई, C से पीछे। तो इस स्थिति के बारे में कभी क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर बनेगा। आपको मैं इतने बेहतर तरीके से समझा रही हूँ कि अगर आपको एग्जाम में याद नहीं रहा ना, तो भी आप इसको बना के खुद ही कर लोगे 1 सेकेंड में, ठीक है। 1 सेकेंड नहीं लगेगा, 10 सेकेंड लग जाएंगे बनाने में, ठीक है। अगला देखो, अगला है, अगर आप बिल्कुल भूल चुके हो तब की बात बता रही हूँ, ऐसे हम, मुझे नहीं लगता कि भूलोगे आप कभी, लेकिन अगर भूल गए तो आप बना सकते हो। इस स्थिति में आपको बता रही हूँ, इस स्थिति में आपको लेके जा रही हूँ मैं, बिल्कुल, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए, अब अगली स्थिति ये है कि वस्तु F पर हो, ठीक है। अब तक वस्तु कहाँ पर थी, C और F के बीच में, तो फिर बड़ा बना था, ठीक है। अब तक सिर्फ एक ही जगह बड़ा बनाना, जब वस्तु C और F के बीच में हो। अगला अगर ये हो कि वस्तु कहाँ पे है, F पे है, ठीक है। तो ये हमारी मोमबत्ती यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कहाँ से जा सकती है प्रकाश की किरण, अब F से जा नहीं सकती, C से जाएंगी नहीं, तो एक ही ऑप्शन है कि जो प्रकाश की किरण है वह कहाँ से जाए, यहाँ P पर जाके गिरे या समानांतर जाए, ठीक है। तो चलिए हम ले चलते हैं इसको समानांतर, बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन ये है कि हमारी प्रकाश की किरण कैसी गई, समानांतर गई, ठीक, प्रकाश की किरण समानांतर गई, ठीक है। तो यह समानांतर गई, तो जब बदलेगी तो इसी F से होके जाएगी ना, जब परावर्तित होगी तो इसी F से परावर्तित होगी। तो चलो ये परावर्तित भी हो गई, यहाँ से हमने इसका परावर्तन करा दिया, ठीक है, परावर्तित हो गए। दूसरा, अब यहाँ पर कोई ऑप्शन है, एक तो ये है कि यह जाए F पे, P पर जाए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, कि यह P पर जाए और वहाँ से परावर्तित हो जाए। तो चलो हम ले चलते हैं इसको P पर। यहाँ पर दूसरा आपतन हमारा कहाँ पे हुआ, P पर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ P पर ही आपतित हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो हम प्रकाश की किरण ले जा रहे हैं वो F से ऐसे C पर चली जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आपको दोनों स्थितियाँ दिखाते रही हूँ। ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ से दूसरी वाली जो किरण है वो C पर जाए। मैं एक जस्ट ऐसे इमेज बना रही हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लकीर के फ़कीर बन जाते हैं कई बार, बिल्कुल लकीर के फ़कीर। ऐसा होता है कि हमारे टीचर ने जो हमें स्थिति बता दी कि दूसरी आपतित किरण यहाँ से जा रही है, तो बस हमको याद करके बैठ जाती है। देखो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। जो किरण है उसके गिरने के कितने ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन हैं, ठीक। तो प्रतिबिंब इन चारों ऑप्शन से बन सकता है, लेकिन हर सब में एक ही जैसा ही बनता है। तो मैं आपको तीनों स्थितियाँ, यहाँ पर दोनों स्थितियाँ दिखा रही हूँ कि एक स्थिति ये है कि हमारा समानांतर जाए, प्रकाश की किरण कहाँ जाए, समानांतर जाए, तो वह आपतित होगी, परावर्तित कहाँ से हो जाएगी, F से होकर। दूसरा ऑप्शन है कि हमारी जो प्रकाश की किरण है वह P पर जाके गिरे, ठीक है। P पर जब गिरेगी तो क्या होगी, वह यहाँ से जितने एंगल पे गिरी है उतने ही एंगल पर परावर्तित हो जाएगी, ठीक है, उतने ही एंगल पे ये परावर्तित हो गई। तो आपतन और परावर्तन बराबर हो गया। और अगर एक ये हम ऑप्शन लें कि यह C से होकर गुजरे, ठीक है, जो प्रकाश की किरण है वो ऐसे जाए कि यह C से होकर गुजरे, तो इसके बारे में हम क्या जानते हैं कि जब भी प्रकाश की किरण C से होकर आपतित होगी तो उसका परावर्तन भी कहाँ से होगा, C से होगा। अब तीनों ही स्थितियों में हम क्या देख रहे हैं, यह प्रकाश की किरणें कहीं भी नहीं मिल रही हैं, ठीक है, प्रकाश की किरणें कहीं भी नहीं मिल रही हैं। तो लिखो वस्तु की स्थिति क्या है, F, ठीक है, वस्तु की स्थिति क्या है, F। तो इमेज कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा ये प्रतिबिंब, तो जब यह कहीं ना मिले तो हम इसे मानते हैं कि यह कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है, कहाँ पर बनेगा,
अनंत पर बनेगा। लेकिन ये प्रकाश की किरणें नीचे की तरफ जा रही है ना, किधर जा रही हैं, नीचे की तरफ जा रही हैं, तो नीचे है तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और साथ में इस दर्पण के आगे है तो कैसा बनेगा, वास्तविक होगा। समझ में आ रहा है ये आपको कि प्रकाश के जो वस्तु अगर F पे है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। लेकिन मिरर के सामने ही बनेगा तो इसलिए वह वास्तविक होगा, ठीक है। और यह नीचे की तरफ बन रहा है, मुख्य अक्ष से नीचे ही बनेगा तो कैसा होगा, उल्टा होगा। या फिर डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही उल्टा होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगली स्थिति, जब हमारी वस्तु F और P के बीच में है। ए है P और ए है हमारी मोमबत्ती, ठीक है। अब ऑप्शन क्या है, दो ऑप्शन है। या तो हमारा जो ऑप्शन अभी भी वही है, अगर हम F पे भी ले जा सकते हैं। अब ऐसे करें कि हम इसको ले जाएं F पे, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम P पर ले जाएं, ठीक है। मतलब पहले तो एक किरण हम समानांतर लेते हैं, ठीक है। पहली किरण हमारी समानांतर गिरी और समानांतर जब किरणें जाएंगी तो कहाँ से होके जाएंगी, F से गुजरेंगी, ठीक है। कहाँ से गुजरेंगी, F से, ठीक है। तो यहाँ से इनका परावर्तन हो गया F से, ठीक। दूसरी किरण हमारी गई, जो हमारी अगली किरण है, उसको हम ले जाते हैं C से होते हुए, ठीक है। कहाँ से ले जाएंगे हम, अब ऑप्शन है हमारे पास कि एक हम यहाँ पर गिराएं और यहाँ से निकाल दें, ठीक है। यहाँ से गिराएं और यहाँ से निकाल दें, ठीक है। और या ऑप्शन ए है कि हम इसे कहाँ करें, सी से ले जाएं। तो चलिए हम इसको ले चलते हैं दूसरी किरण को। दूसरी किरण हमारी हमने माना कि ये कहाँ पर गिरी है, सी पर गिरी है, ठीक है। कहाँ पर जा रही है, सी पे जा रही है, ऐसे आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक किरण मिल तो नहीं रही है, कहीं भी नहीं मिल रही है। आपतन परावर्तन हमेशा ही सी का एक ही होता है, तो यह किरण मिल तो नहीं रही है। लेकिन ऐसा भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर किरण पतली है, यहाँ पर किरण चौड़ी है। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये पतली, यहाँ पर चौड़ी। इसका मतलब है कि यह समानांतर तो नहीं होगी, यानी कहीं तो मिल सकती है। ऑप्शन क्या है कि ये किरणें कहीं ना कहीं तो मिल सकती हैं। तो हम इनको दर्पण के पीछे लेके चलते हैं। अब इनके मिलने की पोजीशन क्या हो सकती है कि दर्पण के पीछे अगर ये किरणें बढ़ें तो ये किरणें मिल सकती हैं, ठीक है। तो हम इनको दर्पण के पीछे ले जाते हैं और दर्पण के पीछे ले जाके हम इनको देखते हैं कि ये कहाँ पर मिलती हैं, ठीक। तो चलो दर्पण के पीछे ये किरणें आके मिल गई। अब दर्पण के पीछे मिली हैं तो इमेज कैसा बनेगा देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक किरणें मिल रही हैं, ठीक। तो इमेज कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। तो नोट करते हैं इनके बारे में हम। वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ पर है, स्थिति क्या है वस्तु की, यह वस्तु है F एंड P के बीच, ठीक है। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वह कैसा होगा, वह होगा दर्पण के पीछे, ठीक है। कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, यानी कि इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। दर्पण के पीछे आभासी। लेकिन हम देख रहे हैं मुख्य फोकस जो ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है। कैसा होता है, सीधा होता है। इसके साथ ही यह कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी है और सीधा है, ठीक है। समझ में आया आपको। अच्छा, एक ऑप्शन मैंने ये आपसे कहा था कि यह ऐसा हो सकता है कि यह पी पर गिरे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने इसको, मान लो हम इसको पी पर गिराते हैं इसको, ठीक। तब ये क्या होगा, पी पर गिरेगा तो उतना ही एंगल बनाएगा जितने एंगल पे ये गिरा था। तो निकालते हैं इसको हम, ठीक। देखा, अब भी यही ऑप्शन है कि अगर P पर गिर रही है किरण आपतित तो परावर्तित कहाँ से होगी, इसी P से और इसी एंगल से। अभी भी इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो समानांतर नहीं है। जबकि यहाँ पर आप क्या देख रहे थे कि समानांतर है किरणें, यहाँ पर किरणें समानांतर नहीं है, यानी अभी इसका भी कहाँ जाएगा, ये पीछे ही जाएगा, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा।
और अब भी ये जो इमेज बनेगी और बड़ी बनेगी, ठीक है, और बड़ी बन रही है, यहाँ पर इमेज बन रही है, लेकिन ये इमेज की जो लंबाई है वो क्या है, अभी भी वस्तु की लंबाई से बड़ी है, ठीक है। तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। आ गया समझ में आपको ये पूरा? तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया, तो अब हम आपको बताते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। ये 6 पार्ट, आपको 6 बातें समझ में आ गई ना? कहीं भी समझ लोगे, जब कुछ नहीं आ रहा होगा तब भी आप कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है इस पर। अब देखिए, जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा, तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण में अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि वस्तु या तो बहुत पीछे हो, अनंत पर हो, ठीक है, अनंत पर हो कहीं पर, और या फिर बहुत पास में हो। तो इस वस्तु से जो आ गई एक समानांतर रेखा, ठीक है, यानी समानांतर किरण का आपतन हुआ, ठीक। दूसरा हम ये समझ लेते हैं कि यह आ रही है सी पर, ए है सी, ठीक है, यहाँ पर मान लो कहीं पर एफ होगा और ए है पी, ठीक है। अब एफ मैंने ये कहा कि मान लो कहीं पर होगा, इसलिए कहा क्योंकि ये जो परावर्तन होता है, जब ये किरणें समानांतर जाती हैं तो ये क्या कहाँ गिरती हैं, एफ पर, तो जहाँ पर गिरेंगी वहीं एफ होगा, ठीक है। तो ये किरणें हमेशा एफ पे गिरती हैं, तो हमने इसको देखा कि ये कहाँ पर समानांतर आई थी, तो समानांतर आएगी तो एफ पे गिरेगी। इसको हम इस तरह से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ये दर्पण के पीछे वाला भाग है, ये दर्पण के आगे का भाग है, ये दर्पण के पीछे का भाग है, ठीक है, क्योंकि कलई जिधर होगी उधर पीछे वाला भाग हो, तो यह पीछे जा रहा है। तो जब पीछे जाता है तो क्या होता है, ये आगे की तरफ बढ़ भी जाता है, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ निकलता है। तो ये परावर्तन हुआ, ये आपतन हुआ, ये आपतन है, ठीक है, और ये परावर्तन हो गया, ठीक है। तो अब देखो दूसरा, अगर हम दूसरी किरण की बात करें कि जो दूसरी किरण है वह कहाँ पे जा रही है, सी पे जा रही है, ठीक है, सी पे। दूसरी किरण कहाँ पे जा रही है, सी पे जा रही है। तो दूसरी किरण सी पे जाने के लिए यहाँ तक तो ये चली गई, यहाँ से जो जाएगी वो आभासी होगी। हम इसको कैसे लेके जा रहे हैं, आभासी, ठीक है, कैसी जा रही है, आभासी जा रही है। तो जब आभासी जाएगी तो ये मिलना कहाँ हो रहा है, यहाँ पर, और जब सी से है तो वो रिटर्न भी तो यहीं से होगी, सी पर गिरने वाली किरणें सी से ही होकर रिटर्न होती हैं, ठीक। आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही होती है, तो यहाँ पर ये मिल रही हैं, ठीक है। तो यानी ये कैसी होगी, वस्तु का प्रतिबिंब अब कैसा बना, छोटा। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ कैसा बना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वही तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा ना। तो यह प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु की स्थिति देखो, स्थिति जो है वह कैसी है, अनंत है, ठीक है। अच्छा, ये जो अनंत पे हो या पास में हो बात वही होती है, ठीक है, अनंत पे हो या पास में हो बात वही होती है, प्रतिबिंब के पीछे ही बनेगा, ठीक। तो प्रतिबिंब कैसा बना, यहाँ नोट करो, जो प्रतिबिंब है वह कैसा बनेगा, तो वह कैसा बनेगा, पहली बात तो सीधा बनेगा, ठीक है, कैसा बना है, सीधा, यानी मुख्य अक्ष से ऊपर है तो सीधा। दूसरी चीज वो कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक है, आभासी। और तीसरी बात क्या है, वह वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई यहाँ तक, आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन या फिर आवर्धन, इसी के आधार पर हमारी सूक्ष्मदर्शी काम करती है। आवर्धन, आवर्धन जो होता है कि वस्तु की उस सूक्ष्मदर्शी की क्षमता कितनी है, कितनी छोटी वस्तु को बड़ा करके दे सकती है, देख सकती है, तो वह सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप इसी के आधार पर काम करता है। तो देखो आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है। अब कभी मैंने कहा कि प्रतिबिंब छोटा बनता है, कभी मैंने कहा कि प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और जो वस्तु की ऊंचाई है, इनका अनुपात जो है वह कहलाता है आवर्धन, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन 3 बार से 4 बार मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया है, तो ये बिल्कुल मत भूलना। मैग्नीफिकेशन या आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं,
आवर्धन कहते हैं। आ गया समझ में? चलिए बस आज इतना ही। इसके बाद हम अगली वीडियो में इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।